बाजार बोलता है, इसमें हम जानेंगे एफआईज डीआईज का डेटा। और एफआईज के डेटा में अगर देखें तो कल क्या रुझान देखने के लिए मिला, क्योंकि मार्केट में कल भी सेल ऑफ था। डीआईज का डेटा क्या बोलता है, इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एफआईज के डेटा में अगर देखें तो कल करीब 278 करोड़ की सेलिंग एफआईज की साइड से रही और 234 करोड़ की सेलिंग डीआईज की साइड से रही। और अगर हम देखें तो दोनों ही साइड से लेकिन माइल्ड सेलिंग थी। लेकिन जिस तरह का मार्केट कल देखने के लिए मिला वो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं था। आज के मार्केट का भी डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फेड की पॉलिसी की जो आउटकम है उससे पहले किस तरह का एफआईज डीआईज का डेटा बनता है, क्योंकि सेलिंग तो थोड़ी मैसिव है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज़ किस तरह के हैं। तो डाउ जोन्स में कल 110 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। शंघाई और हैंसेंग दोनों में ही इस समय मामूली गिरावट देखने के लिए मिल रही है, आधा % के करीब की। निकाई में थोड़ा फ्लैटिश रुझान है विद पॉजिटिव बायस। और कोस्पी में 1% की गिरावट देखने के लिए मिली है। कोरिया में तो पॉलिटिकल इशू है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्थिरता बनी हुई है मार्केट्स में। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उसमें क्वेस्ट कॉर्प करीब 9% ऊपर है, पीपीएल फार्मा करीब 7% ऊपर, सीएसबी बैंक करीब 6%, ग्रेविटा करीब 6%, आरसीएफ पे करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि वीक हो रहे हैं इस मार्केट में। तो उनमें देखें तो श्रीराम फाइनेंस करीब 3% और जियो कलर करीब 2.5%, एसबीएफसी करीब 2.5%, ब्लू स्टार करीब 2.5%। तो ये कुछ काउंटर है जो कि रिलेटिवली मार्केट में वीक दिख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ जो इस वीक में होने वाली हैं, कुछ एक डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक तो फेड की पॉलिसी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीन में भी राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि वहाँ पर जो उनका सेंट्रल बैंक है वो रेट कट कर सकता है और ये अनाउंसमेंट इस वीक में ही आ सकती है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि 2025 में भी वो रेट कट करेंगे और जो उनका रेट कट होगा वो 40 से 60 बेसिस पॉइंट का होगा 2025 में। लेकिन 2024 किस नोट पे वो छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रेगुलेटर्स हैं और जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर कि उनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है। सनी सर, अगर चीन में कुछ भी रेट कट आता है और फेड की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो डिस्काउंट कर रहा है मार्केट, कैसे ट्रेड करेंगे मेटल काउंटर्स लाइक टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू टाइप के शेयर्स? या डेफिनेटली अगर रेट कट आता है तो स्पेशली चीन से, तो एक जो चीन सिंस वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है मेटल प्रोडक्ट का, तो उसका एक बेनिफिट कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर को ग्लोबली कहीं देखने मिलता है। बट वन ऑफ द अगेन इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर यहाँ रहेगा कि यूएस में जिस तरह से यूएस डॉलर इंडेक्स जो है उसमें हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं निगेटिव भी हो जाता है मेटल के सेक्टर से। तो दो डेटा पॉइंट है, वन इज सपोर्टिंग मेटल सेक्टर एंड वन इज अगेंस्ट द मेटल सेक्टर। अल्टीमेटली जिस तरह से चाइना एफर्ट ले रहा है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में, मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है अगले 3 से 6 महीने में दिखेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और रिवाइवल इन द इकोनॉमी एज फार एज चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी इज कंसर्न। तो मैं एट अ करंट जंक्चर बेस्ड ऑन दिस इवेंट में न्यूट्रल स्टांस रखना चाहूंगा ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर पर। बट अगर स्टिल मुझे कोई विद इन मेटल कोई सब सेक्टर पिक करना होगा, तो अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस काफी स्टेबल है $2600 के आसपास। तो कंपनीज लाइक हिंडाल्को नाल्को शुड कंटिन्यू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। एट द सेम टाइम जिस तरह से मॉइल जो कि काइंड ऑफ प्रॉक्सी प्ले है स्टेनलेस स्टील को लेकर, उसमें हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है। तो मॉइल में कहीं ना कहीं वैल्यू इमर्ज होते नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने आयरन और प्राइसेस में भी थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम आते हुए देखा है, तो उसके चलते एनएमडीसी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ स्टॉक पिकर मार्केट अगर विद इन मेटल बास्केट की बात करते हैं, रादर देन टेकिंग व्यू ऑन एंटायर मेटल एज अ सेक्टर। जी, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि ग्लोबल फ्रंट पर शायद पूरी दुनिया सुनना चाहेगी और देखना भी चाहेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बार फिर दोहराया कि पुतिन और जेलेंस्की से युद्ध विराम के लिए वो बातचीत करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वो अपनी इस बात पर अड़िग हैं। और जो पुतिन हैं वो कह रहे हैं कि रशिया जीत की ओर है। तो ये थोड़ा सा जो युद्ध है ये अब रशिया के पक्ष में जा रहा है, ऐसा कि पुतिन बोल रहे हैं।
लेकिन सनी सर, अगर ये युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है तो जो वेरिएबल्स चेंज हुए थे युद्ध से पहले, युद्ध के समय पर, लाइक हमने रशियन क्रूड जो कि हम 1% इंपोर्ट करते थे अपने ओवरऑल क्रूड बास्केट में, वो अभी 40% के आसपास आ चुका है। दूसरा कि बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे जो उनके रूट्स थे वो चेंज हुए। तीसरा कि रशिया यूक्रेन के साथ व्यापार का बिल्कुल ख़त्म सा हो गया और रशिया के साथ क्रूड ऑयल को लेकर बड़ा व्यापार हो गया। डिफेंस इक्विपमेंट हमें अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़े क्योंकि रशिया खुद ही अपने हथियार यूज़ करने में बिजी चल रहा है। तो सर, ये डायनामिक्स चेंज कितने होंगे और क्या कुछ इम्पैक्ट होगा इनका कौन से सेक्टर्स पर? या डेफिनेटली विवेक जी, मुझे लगता है कि पहले जो 2-3 महीने रहेंगे कैलेंडर ईयर 2025 के, उसमें जो ग्लोबल डायनामिक्स है, ग्लोबल ट्रेड्स है, इसमें काफी सारे चेंजेस हम आते देखेंगे। एक रशिया यूक्रेन वॉर का आपने बहुत अच्छे से जिक्र किया। एट द सेम टाइम ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग पुशिंग मोर ऑफ यूएस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आज ही मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था मीडिया में कि जो यूएस की जो ईवी की जो पॉलिसी है जो बाइडेन ने साहब ने चलाई है, उसमें कहीं ना कहीं वो चेंजेस लाएंगे। तो मुझे लगता है कि काफी सारे चेंजेस हम ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हम आते हुए देखेंगे अगले 2 से 3 महीने में। और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ के लिए निगेटिव रहेगा। लेट्स सी। बट एक रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशन का एक जो ग्लोबली कंसर्न था रहा है पिछले 2-3 साल से, अगर आप देखेंगे यूक्रेन इज अ वेरी लार्ज व्हीट प्रोड्यूसर, उसका कहीं ना कहीं एक सप्लाई में एक नॉर्मलाइज होते हमें दिखेगा। और जब भी कोई वॉर एंड होता है तो डेफिनेटली जो ग्लोबल ट्रेड है, स्पेशली शिपिंग के जो एंगल है, वो कहीं ना कहीं थोड़े सॉफ्टन होते दिख सकते हैं। तो जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट होते दिखेगा। तो मुझे लगता है कि आई मीन अगर शांति का प्रस्ताव है तो डेफिनेटली इवन फ्रॉम अ ह्यूमैनिटी परस्पेक्टिव इट्स पॉजिटिव। और कौन से सेक्टर विनर इमर्ज होंगे और कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। लेट्स सी कैसे ट्रम्प साहब की पॉलिसी पैन आउट होती है अगले 2 से 3 महीने में। एंड साइमल्टेनियसली अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन भी इज आउट होते हैं तो कुछ सेक्टर्स को डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल सर। एक और अच्छी खबर जो कि डेवलप हो रही है आज, भले ही मार्केट वीक है लेकिन अच्छी खबरों की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। चीन और भारत के बीच में बीजिंग में बॉर्डर विवाद को लेकर जो एक मीटिंग होने वाली है इसी हफ्ते, उसमें हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो हिस्सा लेंगे। और ये जो उच्च स्तरीय बैठक है, इस तरह की मीटिंग उनकी नीचे लेवल पर हुई है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, लेकिन ये उच्च स्तरीय बैठक 5 साल बाद हो रही है। 2019 में हुई थी लास्ट टाइम, अब ये 2024 में हो रही है। सर, कैसे देख रहे हैं डिफेंस कंपनी को? अगर हमारा चीन से विवाद सुलझ जाता है, पाकिस्तान आज उस स्थिति में नहीं लगता कि कोई भी ज़्यादा डिसरप्शन करेगा इंडिया में, तो इंडिया का जो डिफेंस पे स्पेंड है वो कुछ सीरियस नोट पर ही रहेगा या ये थोड़ा सा कम हो जाएगा कि गवर्नमेंट को लगेगा चलो ठीक है, हमारी तो सब कंट्रीज़ के आसपास के कंट्रीज़ के साथ ठीक है, तो हमें ज़्यादा डिफेंस पर नहीं खर्च करना है? सोच आएगी ये क्या गवर्नमेंट की? हाँ विवेक जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनारियो काफी फ्रेजाइल है, मुझे लगता है कि जो डिफेंस का जो स्पेंड है इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट ग्लोबली सभी जो गवर्नमेंट है दे विल ट्राई टू रैंप अप देयर डिफेंस स्पेंड एंड स्ट्रेंथ। हालांकि हम ये जो बॉर्डर की जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी जो बातचीत है वो चलती रहेगी, बट मुझे लगता है कि जो डिफेंस का जो स्पेंड है गवर्नमेंट का वो जारी रहेगा। एट द सेम टाइम जिस तरह से आप गवर्नमेंट के कमेंट सुनोगे हिस्टोरिकली, इंडिया को अगर एक्सपोर्ट हब बनाना है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट और एक फेवरेबल पॉलिसी जो है मेक इन इंडिया की, वो गवर्नमेंट की ओर से हम आते देखेंगे। लोकलाइजेशन का एक जो ट्रेंड जो गवर्नमेंट ने चलाया है पॉलिसी के थ्रू, उसमें भी हम आगे बढ़ोतरी आते देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंस के स्पेंड में कोई कमी आती हुई नजर आएगी गवर्नमेंट की ओर से। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो अपकमिंग बजट है 1 फेब को पता चली जाएगा कि क्या गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है डिफेंस स्पेंड को लेकर के। बट अगेन वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन डिफेंस एज अ सेक्टर। अब वो कैसे राइड करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वेदर इट हैज टू बी प्लेड थ्रू प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में भी काफी सारे कंपनीज हैं जहाँ अभी भी अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। जिस तरह से आप जेन टेक्नोलॉजीज में देख रहे हैं नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, मुझे लगता है कि काफी ब्राइट फ्यूचर है कंपनी का। भारत फोर्ज का जो डिफेंस यूनिट है वहाँ मुझे लगता है कि काफी ब्राइट फ्यूचर है। अगर हम एरोस्पेस की बात करें
So companies like Agas Engineering, Dynamatic Technologies, there are many niche businesses which are available in India, और इनका जो बेनिफिट है इसकी जो अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल के लिए काफी रोबस्ट रहेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि डिफेंस के बजट में कोई ज़्यादा कटौती नहीं हो सकती है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आज पूरी दुनिया देख रही है वो है फैट की पॉलिसी। आज से शुरू हो रही है, कल इसकी घोषणाएं आ जाएंगी। 25 बेसिस पॉइंट तो रेट कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मार्केट 25 बेसिस पॉइंट रेट कट को देखेगा या इनकी 2025 के लिए जो कमेंट्री होगी उसको देखेगा, और क्या कुछ इम्पैक्ट होगा इंडियन आईटी काउंटर्स पर? हाँ, आपने बहुत सही कहा विवेक जी की 25 बेसिस पॉइंट जो रेट कट है वो ऑलरेडी से डिस्काउंट करके ही चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आएगा। अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कमेंट्री फ्रॉम यूएस फेड चेयरमैन कि आगे 2025 और 26 में क्या इन्फ्लेशन और रेट कट का आउटलुक रहेगा, और एट द सेम टाइम इसका जो इम्पैक्ट है यूएस डॉलर और यूएस बॉन्ड यील्ड पर, ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, ट्रैक करने वाला पैरामीटर रहेगा। और रही इम्पैक्ट ऑन आईटी कंपनीज, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब के इलेक्शन के बाद जो आईटी स्टॉक में एक रैली आई थी बेस्ड ऑन द नैरेटिव दैट यूएस में अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट आता है तो यूएस कंपनीज कॉर्पोरेट्स को इंक्रीज स्पेंड कर आईटी बजट में स्पेंड करने का कहीं ना कहीं लीवे मिलेगा। उसके चलते एक ऑलरेडी रैली हमने आईटी स्टॉक्स में आकर आती हुई देखी थी। तो आई थिंक दिस इवेंट इज न्यूट्रल फॉर आईटी एज अ सेक्टर, एंड एनीवे दिसंबर क्वार्टर इज स्लाइटली सीजनली वीकर क्वार्टर फॉर आईटी कंपनी ड्यू टू फरलॉग्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत ज्यादा फायर वर्क भी मैं दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई वुड रिमेन न्यूट्रल, स्पेशली लुकिंग एट यूएस फेड इवेंट फॉर एन आईटी कंपनी। ठीक है सर, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, अब मैं कंपनी स्पेसिफिक आ रहा हूँ, स्पाइस जेट में होता हुआ दिखाई दिया। सीईओ को दिल्ली हाई कोर्ट ने समन भेजा और करीब 6 लाख का इंजन कंपनी का एक बकाया था जिसको लेकर ये समन भेजा गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे कोई सीईओ है ही नहीं कंपनी में, उनकी पोजीशन केवल चेयरमैन ही संभालते हैं, अजय सिंह। सर कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? स्पाइस जेट अभी लग रहा था कि जो प्रॉब्लम्स थी उनसे निकल आया, लेकिन अभी भी इनके बकाए बीच बीच में निकल कर आ रहे हैं और उसको लेकर कोर्ट तक मामले जा रहे हैं। ये कितना ठीक है शेयर के लिए? आई थिंक जो स्पाइस जेट की जो दिक्कत थी अल्टीमेटली वो यही थी कि जो बकाया है, वेदर इट इज द फॉरेन प्रोविडेंट फंड फॉर एन एम्प्लॉय और एयरक्राफ्ट रिलेटेड जो पेमेंट ड्यूज थे, उसी के चलते कंपनी ने रिसेंटली एक इक्विटी फंड रेज भी किया था, और उसमें ये कहा भी गया था कि जितने भी ड्यूज है, स्टैट्यूटरी ड्यूज जिसे हम कहते हैं, उसे कहीं ना कहीं रिपे करेगी कंपनी। एंड देन विल एक स्ट्रेटेजी भी रिवील करी थी एनालिस्ट के सामने कि 2025 और 26 में ग्रेजुअली कैसे अपनी फ्लीट को रैंप अप करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज है इन टर्म्स ऑफ कोर्ट केसेस एंड एवरीथिंग, दिस विल कीप ऑन कमिंग एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स फॉर स्पाइसजेट। बट इन केस इंडस्ट्री टेलविंड फेवरेबल रहती है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा स्कोप है स्पाइसजेट के लिए रिवाइव करने के लिए बिजनेस, और इसका बेनिफिट हम अगले 4 से 8 क्वार्टर में आते हुए देखेंगे। अगेन दिस टॉक इज फॉर समबडी हु हैज गॉट पेशेंस, जो कि अपने पोर्टफोलियो में 8 से 12 महीने तक, सॉरी 8 से 12 क्वार्टर तक ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, और ग्रेजुअली एवरी क्वार्टर में ट्रैक करे कि कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म बेट। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये जो न्यूज है इसका एक न्यूट्रल रिएक्शन हम स्टॉक में देखेंगे। ठीक है सर, दूसरी खबर, वेदांता पर ₹8.5 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने। ये साल का चौथा डिविडेंड होगा, और अगर FY25 में अभी तक, यानी कि FY24-25 इस फाइनेंशियल ईयर में देखें तो अभी तक ₹35 का डिविडेंड कंपनी 3 बार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। ये चौथा डिविडेंड ₹8.5 का और ऐड कर देते हैं तो 43.5 का हो जाता है डिविडेंड। शेयर चल रहा है 505 का। सर अगर फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न लेना है तो वेदांता में ही डालकर रख ले पैसा। डिविडेंड यील्ड ही इतनी अच्छी आ रही है, या कैपिटल लॉस भी हो सकता है, ये सोचकर नहीं डालें? डिविडेंड को कैसे प्ले आउट करें सर वेदांता के? आई थिंक जो डिविडेंड जो है जो वेदांता बेसिकली अपने शेयर होल्डर को दे रहा है, इसे ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हर साल ये जो डिविडेंड है कंसिस्टेंटली मिलेगा, क्योंकि वन हैज टू कीप इन माइंड कि अल्टीमेटली वेदांता इज इनटू अ सिक्लिकल बिजनेस, जो कि सिक्लिकल फैक्टर, ग्लोबल सिक्लिकली
ड्राइव करता है। तो इसमें यूजुअली जो सिक्लिकल सेक्टर होते हैं उसमें हम देखते हैं कि 2 से 3 साल तक बहुत बम्पर प्रॉफिट आता है, एंड देन 2-3 साल शायद कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना आए, तो उसमें कहीं ना कहीं डिविडेंड पे आउट है वो भी हैम्पर होगा। तो इट इज नॉट अ मोर ऑफ एन डिविडेंड प्ले, इट इज अ मोर ऑफ एन प्ले ऑन अ मेटल सेक्टर। और अल्टीमेटली जो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल है उसका इम्पैक्ट हम कंपनी के अर्निंग पर आते देखेंगे। और जो इसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग जो अनाउंस की है पूरे ग्रुप में, वेदर इट इज फॉर वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक, जहाँ जो अपने बिजनेसेस हैं 7 to 8 कंपनीज में डिवाइड करेंगे, उसके चलते एक वैल्यू अनलॉकिंग का एक स्कोप है। डेफिनेटली डिविडेंड का सबसे बड़ा बेनिफिट प्रमोटर को होता है, जहाँ वो पर्सनल लेवल पर अपनी जो पर्सनल बैलेंस शीट है, इंडिविजुअल बैलेंस शीट है अनलिस्टेड कंपनीज में और पर्सनल लेवल पर, वो कहीं ना कहीं डिलीवरेज करने में उन्हें हेल्प करेगा, विच अगेन इज अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम अ शेयर होल्डर परस्पेक्टिव ऑफ वेदांता। क्योंकि अगर प्रमोटर की हालत ठीक रहेगी तो डेफिनेटली उनका जो फोकस है लिस्टेड कंपनीज में भी बना रहेगा। तो आई थिंक इट्स नॉट अ मोर ऑफ अ डिविडेंड प्ले, इट इज इसको रादर देन अगर आपको मेटल सेक्टर पर बेट लेना है और रिस्ट्रक्चरिंग प्ले पर बेट लेना है तो वेदांता पर बेट लेना चाहिए। जो कि मुझे लगता है कि अभी ओवरऑल मेटल एज अ सेक्टर इज गोइंग थ्रू काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज और काइंड ऑफ रॉक पैच, जहाँ बहुत ज्यादा हम कोई पॉजिटिविटी देख नहीं रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल स्लोडाउन। बट इफ somebody is an contra investor, long term investor, he can gradually accumulate Vedanta and Hindustan Zinc. जी। साथ ही सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर भी एक खबर आई कि ल्यूब अपग्रेड प्रोजेक्ट पर करीब कंपनी 4679 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। प्रोजेक्ट को 3 साल लगेंगे पूरा होने में। लेकिन इम्पॉर्टेंट मैं इस प्रोजेक्ट के साथ साथ इन सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी पूछूंगा, क्योंकि कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मोतीलाल ओसवाल जी की, जिसमें कि उसमें लिखा हुआ था कि इन कंपनीज का जो Q3 होगा सभी का बहुत अच्छा रहने वाला है। सर आप कैसे देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, स्पेशली HPCL को? डेफिनेटली अगर आप देखेंगे Q2 में जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है काफी कोलैप्स हो गया था, और उसी के चलते हमने इम्पैक्ट भी देखा था सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। एंड एट द सेम टाइम एलपीजी सब्सिडी का जो बर्डन है उसके चलते सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में लॉसेस सामने आते हुए देखे थे Q2 में। तो जो दो पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ लेट हुई है, आपने जो बहुत सही कहा कि सिंगापुर जीआरएम है, इसमें कहीं ना कहीं एक अपटिक आते दिखा है, तो इसका बेनिफिट हमें दिखना चाहिए एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल में। एंड एट द सेम टाइम एज पर मीडिया सोर्सेस ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्हें जो एलपीजी सब्सिडी का बर्डन है उसे कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने की बात कर रही है। अगर वो डेवलपमेंट आती है तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा सभी कंपनीज के लिए। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एंड डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड लगता है अनलेस एंड अनटिल क्रूड ऑयल फ्लेयर्स अप फ्रॉम हियर ऑन। तो अगर क्रूड ऑयल $75-80 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और सिंगापुर जीआरएम इज ट्रेडिंग अबाउ $5 to $6 पर बैरल, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा एचपीसीएल और आईओसी के लिए यहाँ से। ठीक है सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि इंडस टावर में निकल कर आई कि कंपनी का जो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला था, वो उसका जो फैसला था वो कंपनी के हक में आ गया, और कंपनी की जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी वो 3500 करोड़ रुपए से घट गई। हालांकि ये लाइबिलिटी कॉन्टीजेंट थी, तो इसका कोई प्रॉफिट पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जितनी खड़ी होती है उतना एनालिस्ट कम्युनिटी को जरूर टेंशन रहती है कि कभी ना कभी ये कहीं केस अचानक से बाहर ना आ जाए और ये 3500 करोड़ रुपए कंपनी को पे नहीं करने पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो ये कितना बड़ा रिलीफ है इंडस टावर के लिए? हालांकि काउंटर पर तो कोई रिलीफ ऐसा दिख नहीं रहा, काउंटर मार्केट के हिसाब से ही चल रहा है। आई थिंक इसका जो रिलीफ है इट विल बी मोर ऑन एन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फ्रंट। तो जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है जो कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है सभी कंपनीज के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं हमें एक रिलीफ आते हुए देखेंगे, एंड दैट्स पॉजिटिव फ्रॉम एन फंडामेंटल पर्सपेक्टिव की जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है वो कम होती नजर आएगी। इसके अलावा मुझे और कोई बेनिफिट नजर नहीं आता है अगर मैं प्योर प्ले डेटा फ्रंट या नंबर की बात करता हूँ। I think apart from that, Indus Tower is a proxy play on increasing passive infrastructure in India. 5G का जिस तरह से स्पेंड चल रहा है सभी टेलीकॉम कंपनीज का, उसका बेनिफिट इंडस टावर को होते दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म में अगेन वी आर पॉजिटिव ऑन इंडस टावर। हालांकि जो इवेंट है उसका इम्पैक्ट जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कम होती नजर आएगी, विच इज अगेन एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। जी।
एक हमारी दर्शक हैं सर, श्वेता जी, ये पूछ रही है कि भारतीय एयरटेल और रिलायंस में एंट्री कर सकते हैं क्या करंट लेवल्स पर? सर, इंडस टावर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है, और भारतीय एयरटेल और रिलायंस, इसमें टेलीकॉम प्ले को देखना चाहिए। भारती को तो ऑफ कोर्स टेलीकॉम प्ले से ही देखेंगे, लेकिन रिलायंस को डाइवर्सिफाइड वे में रिफाइनिंग मार्जिन्स, चूँकि सिंगापुर जीआरएम्स आप बता भी रहे थे कि $2 बढ़ गए हैं अराउंड Q2 से Q3 में अभी तक। तो रिलायंस शेयर क्यों नहीं रिकवर हो रहा सर? ये काउंटर पिट क्यों रहा है अभी भी? आई थिंक विवेक जी, अगर हम रिलायंस की बात करें तो काफी सारी बड़ी कंपनी में हमने देखा है कि एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन आता है एक स्ट्रांग अपमूव के बाद, जहां हम 12 से 18 महीने शायद स्टॉक एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है। एंड देन जब अर्निंग ट्रिगर्स आते हैं तो उसके बाद फिर से एक ऑल ऑफ सडन साल 1.5 साल में जो अंडर परफॉर्मेंस है उससे कवर करके स्टॉक एट पार आ जाता है निफ्टी के रिटर्न के, या उससे बेहतर भी रिटर्न डिलीवर करता है। तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज में रिलायंस चल रहा है, और उसके पीछे फंडामेंटल रीजन है। जिस तरह से हमने सितंबर क्वार्टर में देखा कि ऑयल एंड गैस बिजनेस प्रेशर में रहा, और एट द सेम टाइम कंज्यूमर बिजनेस जो है उसमें भी हमने एक प्रेशर बिल्ट होते हुए देखा था बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन द कंजम्पशन स्पेंड। बट अल्टीमेटली अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन का व्यू रखता हूँ, तो अगर आप देखेंगे जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं उसमें एक डीमर्जर का एक स्कोप है, लिस्टिंग का एक स्कोप है। न्यू एनर्जी बिजनेस विच विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली आफ्टर 3-4 years विल स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू द रिलायंस। तो मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू जो है रिलायंस का 1500-1600 रुपए का है, अगर आपका 18 महीने का व्यू है तो। और डाउनसाइड रिस्क यहाँ से लिमिटेड लगती है, तो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डीप। मे बी ग्रेजुअल एसआईपी रूट के थ्रू आप रिलायंस एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर हम टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारती लुक्स गुड। जिस तरह से रिसेंटली प्राइस हाइक लिया था साल के स्टार्ट में, मे बी पोस्ट नेक्स्ट ईयर अगेन पोस्ट बजट वी में सी वन वन मोर राउंड ऑफ price hike in the telecom packages, and that will drive the ARPU growth for Bharti as well as the other players. तो भारती को भी डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है। जी समी सर, माफ़ कीजिएगा सनी सर, इस समय जो आपकी बड़े क्लाइंट से बात हो रही है, या जो भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है, वो किस तरह की है आपके यहाँ पर? कि मतलब बड़े क्लाइंट्स हैं, वो अभी भी पोजीशंस बनाने के फेवर में जा रहे हैं, या वो थोड़े कॉशियस हैं? और जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन कॉल तो आपकी होती होंगी उनसे, तो क्या उनके दिमाग में चल क्या रहा है इंडिया को लेकर? आई थिंक एवरीवन इज वेरी बुलिश ऑन इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विद इन ब्रिक्स अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अलावा और कोई दूसरी कंट्री नहीं है जहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है। बट वैल्यूएशन को लेकर के एक डेफिनेटली कंसर्न रहता है कि जो आज के 3-4 साल पहले जो वैल्यूएशन पर इंडिया एज एन मार्केट ट्रेड होता था, वो कहीं ना कहीं एक फुल्ली प्राइस्ड इन है, प्राइस टू परफेक्शन है हम कह सकते हैं। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 इज द ईयर जहाँ एक काइंड ऑफ वॉश आउट ईयर रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर 20 से 24 की बात करते हैं तो अर्निंग तकरीबन डबल हुई थी निफ्टी 50 कंपनीज की, और अब जब 25 है तो हम लो सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट्स आर ड्रिवन बाय द अर्निंग ग्रोथ, और जब अर्निंग ग्रोथ में स्लो डाउन दिखता है तो डेफिनेटली मार्केट भी उसे रिफ्लेक्ट करेगा। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि FY 26 इज द ईयर जहाँ फिर से अर्निंग में एक ग्रोथ में एक हम एक एक्सिलरेशन देख सकते हैं। अगेन वी मे गो टू अ डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ, एंड दैट इज अ ईयर वेयर वी मे अगेन सी अ परफॉर्मेंस फ्रॉम एन मार्केट। अगर मैं ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो बेंचमार्क इंडाइसेस है दे में कंटिन्यू टू ट्रेड इन अ रेंज बाउंड फैशन, और जो क्वालिटी कंपनीज हैं उनका दौर फिर से आ गया रादर देन मोमेंटम कंपनीज। और कंपनीज जहां अर्निंग ग्रोथ बेहतर रहेगी उन्हीं कंपनीज को स्ट्रीट रिवॉर्ड करेगा। तो गॉन आर दोज डेज कि आपने एक सेक्टर पकड़ा और वो सेक्टर के सभी स्टॉक्स वन साइड रैली करते थे। तो इट्स अ स्टॉक पिकर्स मार्केट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। ठीक है, तो स्टॉक पिकिंग सर कौन से सेक्टर में ज़्यादा ठीक लग रही है अभी? कौन सा सेक्टर है जो कि बीटन डाउन है और वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक फेसिंग बिजनेसेस है स्पेशली ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड, हालांकि हम स्लो डाउन जब भी हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में के शेप रिकवरी की बात होती है। तो जो अपर मिडिल क्लास और जो रिच क्लास है वहाँ कहीं ना कहीं स्पेंडिंग में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता है। तो जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है स्पेशली जैसे होटल्स हो गया, ज्वेलरी हो गया,
फैशन बिजनेस, यहाँ हमें लगता है कि अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा अगले 2 से 3 साल की, अगर हम बात करते हैं। अगर रेट कट पैन आउट होता है तो मुझे लगता है कि बैंक्स एंड एनबीएफसी कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। फार्मा में हम एक काइंड ऑफ रिकवरी देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम यूएस में प्राइस इरोजन की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखी है। और जो सीडीएमओ का जिस तरह से बायोसिक्योर एक्ट की बात हो रही है, तो सीडीएमओ प्लेयर्स जो है विद इन फार्मा अच्छे लगते हैं। अगर हम छोटे छोटे सेक्टर्स की बात करें तो जैसे ईएमएस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, रिसाइकलिंग, पैकेजिंग फिल्म, रेलवे वैगन, दिस आर द फ्यू सेक्टर्स व्हिच आर अगेन अ स्मॉलर सेक्टर जहाँ कंपनीज भी कम है। ये कुछ स्मॉलर सेक्टर हमें अच्छे लगते हैं लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में। जी सर, कौन से काउंटर हैं जो आपकी रडार पर हैं इस समय? हाँ, एक कंपनी जो हमें अच्छी लगती है एट करंट जंक्चर, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर हैं अगर आप क्रेन टावर और इसकी बात करते हैं। तो वन ऑफ द बिग ट्रिगर फॉर दिस कंपनी इज इनका जो ट्रेम 3 और ट्रेम 4 रेगुलेशन जो है, इट विल शिफ्ट टू ट्रेम 5 रेगुलेशन फ्रॉम 1 जनवरी 2025, जिसके चलते हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री बाइंग इसके प्रोडक्ट में आ सकती है। बेसिकली पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू रेगुलेशन जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है, कंपनी ने कहा है कि 10 से 12% से बढ़ सकते हैं, तो उसके चलते एक प्री बाइंग हम इसमें देखेंगे। और अगर आप टावर क्रेन की बात करें तो उसमें मार्केट जी लीडर है जो प्रीडोमिनेंटली रियल एस्टेट सेक्टर में यूज होती हैं। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को देखा जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस 1450 के आसपास है, और हमारा जो प्राइस टारगेट रहेगा 1650 का रहेगा विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 3 to 6 मंथ। जी, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। सर आज ये काउंटर अभी भी सर 3% ऊपर है। 1408 पर कल ये क्लोज हुआ था और अभी 1455 रुपये चल रहा है। सर टारगेट आपने इसमें क्या बताया, प्लीज़ रिवाइज कर दीजिए। टारगेट हमने सिंस इस शॉर्ट टर्म कॉल 3 to 6 मंथ का कॉल है, 1650 का टारगेट बताया प्राइस का। 1650 का। 1650 या सर आज गिरे हुए मार्केट में ये 3%, 3.5% ऊपर है, तो थोड़ा वेट करके खरीदें या अभी इसको यहाँ पर भी खरीद सकते हैं? आई थिंक वन कैन एक्यूमुलेट ग्रेजुअली। अगर आप प्राइस एक्शन भी देखते हैं तो कल काफी अच्छी वॉल्यूम हुई थी कंपनी के काउंटर में। तो मे बी इन पार्ट्स यू कैन डिवाइड योर कॉर्पस इन 2-3 पार्ट्स एंड एक्यूमुलेट ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 days। जी सर, कोई और भी काउंटर है जो आप शेयर करेंगे? हाँ, इसके अलावा एक कंपनी जो हमें लगती है रियल एस्टेट स्पेस से, वो है सनटेक रियल्टी। प्रीडोमिनेंटली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर हैं। और जिस तरह से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में हम एक काइंड ऑफ काफी रोबस्ट प्री सेल्स का ट्रेंड देख रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में अब जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो चुकी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम हाउसिंग पॉलिसी विच कैन बेनिफिट मुंबई बेस्ड प्लेयर्स लाइक सनटेक रियल्टी। तो सनटेक रियल्टी को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 600 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बिल्कुल, तो सनटेक रियलिटी और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये दो काउंटर हैं जो कि सनी सर की रडार पर हैं। और सनी सर ने बता दिया है कि मार्केट में इतना ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स जो स्टॉक पिकिंग है वो चलती रहेगी। सनी सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। अब बात करेंगे दर्शकों की और बात होगी उन शेयरों की जो कि थोड़े मिड कैप हैं, स्मॉल कैप हैं, लेकिन हमारे साथ बड़े मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, सीनियर मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, मिस्टर ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर मूड कैसा है आज स्क्रीन देखने के बाद? देखिए, सेंटीमेंट तो ऐसे ही चलता रहेगा मार्केट में। 2 दिन के टॉप के बाद में मार्केट में थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। मूड जब खड़ा होता कि जब वो सपोर्ट के लेवल को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करता, फिर एक असमंजस का एक भाव होता कि क्या ये और नीचे जाएगा, क्या ये नया लो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो लिहाज से तो अभी हाल फिलहाल में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर हम निफ्टी के को समझने की कोशिश करें तो जो इसका ऑल टाइम स्विंग हाई था 26,200
77 वहां से जो बिकवाली आई, उसके बाद 23,255 या 58 का जो लो बनाया, वहां से फिर इसमें जो खरीदी आई और जो उसने स्विंग हाई बनाया 24,857 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। और उसके बाद जो एक गिरावट आई वो 24,180 की थी और फिर उसने स्विंग हाई बनाया 24,790 का। तो थोड़ा सा इस अगर मैं लेवल्स को बोल रहा हूँ तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा। तो अभी आप हाल फिलहाल में जो समझने की कोशिश करें वो ये करें कि 24,857 और 24,870 का जो दायरा है वो एक दायरा रेजिस्टेंस की तरह है। और उसके नीचे का जो अभी 2 दिन से जो इसने जो हाई बनाए हैं वो 24,792 और 24,782 के बनाए हैं। उसके बाद इसमें बिकवाली देखने को मिली थी कल के सत्र में, आज फॉलोअप बिकवाली है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं किया। जो सपोर्ट निकल के आ रहे थे 24,400, 24,500 ये सपोर्ट थे, और आज के सत्र में हाल फिलहाल में 24,400 का सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक बाउंस बैक मारा है। आवली चार्ट पे देखें तो 200 दिन का मूविंग एवरेज की जो वैल्यू थी वो लगभग 24,400 उसके आसपास आ रही थी, और वही 24,383 का लो मार के अभी इस समय उछाल लिया है या पुल बैक ले रहा है। एक घंटे के चार्ट पे अगर ये दायरा अगर होल्ड करता है, अगर ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करता और इसी लेवल पे घूमता है, तो वो जो 1 आवर का चार्ट होगा, वो जो कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन होगी वो एक हैमर कैंडलस्टिक होगी। तो उस लिहाज से फिर हम दोबारा पुल बैक रैली देख सकते हैं 24,550, 24,600 की, और फिर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर दोबारा 24,857, 24,870 का दायरा को हम देख सकते हैं। रही बात सपोर्ट की कि क्या ये अगर लेवल टूटता है 24,383 का तो फिर कौन सा आएगा, तो फिर वही आएगा 24,050, 24,150 जो पिछला एक दायरा था सपोर्ट का। तो हाल फिलहाल में वो अभी लेवल हम डिस्कस नहीं करते, अभी ये मान के चलते हैं, अजम्पशन है कि ये लेवल होल्ड ऑन रहेगा और पुल बैक देखने को मिल सकता है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में इमीडिएटली सपोर्ट क्या निकल रहा है, तो बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 52,900 का है। अगर वो ब्रेक करता है तो 300 पॉइंट का फिर एक सपोर्ट आएगा 52,600 या 52,500 का पकड़ के चलिए, ये एक दायरा रहेगा सपोर्ट का। ऊपर में क्या इमीडिएटली रेजिस्टेंस निकल रहा है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 53,350, 53,450 के मध्य का है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर 24,700 से लेके 24,800 का एक दायरा रेजिस्टेंस का प्ले आउट करेगा। अब ये जो जितने भी जो डिस्कशन किया इसमें क्या कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो मैं यही कहूंगा कि बाय नियर द सपोर्ट, सेल नियर द रेजिस्टेंस।